हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये वीडियो नंबर 12 है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में। तो हाइजेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता सिद्धांत में कहा था कि कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण है उसकी वेग और जो है स्थिति दोनों का निर्धारण एक साथ, दोनों का यथार्थ निर्धारण असंभव होता है। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। उन्होंने फॉर्मूला दिया, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी, यानी कि पी दैट इज संवेग मोमेंटम एंड एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। तो पी डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डेल्टा वी। इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह पर एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो m इस तरफ आ जाएगा तो इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, दैट इज डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। तो ये हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो समीकरण हमें मिला। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीजें इसको हम देख लेंगे। तो व्हाट इज डेल्टा एक्स या डेल्टा वी, ये सब क्या है। तो डेल्टा एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये पोजीशन को बताता है, पोजीशन। तो डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब ये है कि स्थिति में अनिश्चितता, अनिश्चितता जो है स्थिति की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेन पोजीशन, अनिश्चित पोजीशन, अनसर्टेन पोजीशन। एंड डेल्टा वी ये क्या बता रहा है, डेल्टा वी दैट इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एंड डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मतलब वेग की अनिश्चितता, और फिर है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, संवेग में अनिश्चितता। एंड व्हाट इज एच, कई बार हमने बताया आपको, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई है, h इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है, एक मिनट, तो जूल सेकेंड है 6.626 इंटू 10 का -34 जूल सेकेंड। और व्हाट इज m, m इज द मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का, कण का मास। और डेल्टा भी हमने बताई ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में। तो कहने का मतलब यदि एग्जाम में आ जाता है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं, तो आपको 2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है और ये फॉर्मूला लिख देना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी की जगह पर आप लिख देंगे एम डेल्टा वी, तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब अनसर्टेन स्थिति, अनसर्टेन वेग, और एच प्लैंक स्थिरांक, एम इज जो है कण का मास है, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेन संवेग। क्लियर, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो इम्पोर्टेंट तो सभी थे, क्योंकि अब तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्कवरी पढ़ी। उसके बाद हमने ये देखा परमाणु का मॉडल कैसा होता है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में दोनों ड्यूअल नेचर क्या चीज है, और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। लेकिन अब जो स्टार्ट करने जा रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो कि आपके एग्जामिनेशन, होम एग्जामिनेशन और साथ में कंपटीशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेस है और केमिस्ट्री का बेस है। यहाँ से आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री में कभी भी मतलब आपको ऑर्बिटल क्या होता है, सेल क्या होता
होता है, मतलब कोश क्या है, उपकोश क्या है, सेल कितने, सब सेल कितने होंगे, मतलब उपकोश कितने होंगे, कोश कितने होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। किस जो है ऑर्बिटल का क्या शेप होता है, एक सेल में कितने सब सेल होते हैं और एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये सारी चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि हम क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हमने कहा कि इस चैप्टर में एटॉमिक मॉडल 4 हैं, जो ऑलरेडी 3 हम डिस्कस कर रखे हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। एक और बचता है, दैट इज मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल, जो कि अभी हमने नहीं डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न आधुनिक परमाणु मॉडल। तो देखिए आधुनिक परमाणु मॉडल क्या है, आधुनिक परमाणु मॉडल में क्या बताया गया था। तो आधुनिक परमाणु मॉडल क्यों इसको नाम दिया गया, इसका मतलब ये थॉमसन के, रदरफोर्ड के, बोर के परमाणु मॉडल की सारी कमियों को दूर करते हुए एक नया परमाणु मॉडल बनाया गया होगा, जो इन सभी से मॉडर्न होगा, इन सबसे कुछ न कुछ इसमें डिफरेंस होगा। वो ऐसा मॉडल होगा जो कि आज हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो भी ऑर्बिटल पढ़ते हैं, वो बिल्कुल उसके बारे में हमें बताएगा कि हाँ क्या सेल है, क्या सब सेल, सारी चीजें। तो एक बार हम फिर से थॉरली देखेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था वो आपका प्रारंभिक परमाणु मॉडल था, फर्स्ट परमाणु मॉडल था, जिसमें से जो है धन आवेशित और ऋण आवेशित कणों के बारे में बताया गया था। वहां पर ना तो न्यूक्लियस की बात कही गई, ना न्यूट्रॉन को कहा गया, और न ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ये सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट नहीं बताई गई थी। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल काफी हद तक सफल रहा, क्योंकि मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में सक्सेस रहा, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ परमाणु में के केंद्र में धनावेशित भाग उपस्थित होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट उपस्थित होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस नाभिक के बाहर जो है वहां पर रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु 2 भागों से बना हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक धनावेशित भाग जिसको नाभिक कहते हैं, दूसरा नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से चला आ रहा, जो कि बोर के परमाणु मॉडल में भी था और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में भी है। अब इसी चीज को थोड़ा सा जब रदरफोर्ड ने बताया, तो रदरफोर्ड की बात को थोड़ा सा चेंज करते हुए बोर ने ऐड किया। भाई रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु 2 भागों से निर्मित है, एक धनावेशित नाभिक, दूसरा नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। बोर ने कहा कि परमाणु के 2 भाग हैं, एक धनावेशित नाभिक और दूसरा नाभिक के बाहर की का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं। मतलब बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में उपस्थित होते हैं। ऑर्बिट की बात रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं कहा था, उन्होंने सिंपली कह दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर है, लेकिन कहाँ है ये चीज नहीं बताया वो कि किस चीज में है। और बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट में उपस्थित हैं, और किस ऑर्बिट में होंगे, क्या होना चाहिए, सारी चीजें बोर ने अपने थ्योरी में बताया। मतलब बोर ने कह दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है। फिर जब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आया, आधुनिक परमाणु मॉडल, तो आधुनिक परमाणु मॉडल को श्रोडिंगर ने दिया, और श्रोडिंगर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब उन्होंने भी कहा कि परमाणु 2 भागों से निर्मित है, एक तो धनावेशित नाभिक, और दूसरा उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न त्रिविम क्षेत्र में उपस्थित है, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर परमाणु ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। ऑर्बिटल शब्द का उपयोग मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में किया गया। क्लियर? रदरफोर्ड ने ऑर्बिटल शब्द का उपयोग नहीं किया था, थॉमसन ने किया ही नहीं। बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। और वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं, हम ऑर्बिटल को ही डिस्कस करते हैं। इसलिए मॉडर्न एटॉमिक मॉडल इन सभी मॉडल से बेटर था। तो नेक्स्ट, और जो एक चीज और, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, बोर का परमाणु मॉडल था, वो क्या एक्सप्लेन करता है,
वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है, लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को, तरंग गुण को एक्सप्लेन करता है। ये डिफरेंस है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड और बोर एटॉमिक मॉडल में। तो अब हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की तरफ कंसंट्रेट करेंगे कि व्हाट इज मॉडर्न एटॉमिक मॉडल या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में क्या बातें कही गई। तो फर्स्टली मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को किसने दिया? मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जो हमारा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण पर आधारित है, पहली चीज। फिर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाई, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को किसने प्रपोज किया? दैट इज श्रोडिंजर। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी दिया है इन्होंने, इसको हम फिजिक्स में आप इसको देखेंगे और केमिस्ट्री में भी है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इतना जाने कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर, तरंग गुण पर आधारित है और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को देने वाले कौन थे? श्रोडिंजर। और नेक्स्ट हमारा दैट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ, अब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में क्या महत्वपूर्ण बातें की गई? तो मेन पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की महत्वपूर्ण बातें या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में के क्या इंपॉर्टेंट बातें मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में कही गई। फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला, सबसे पहले यही कहा गया कि जो एटम है वो दो भागों से निर्मित है। एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एटम कितने भागों से मिला हुआ? ये एटम के कितने भाग होते हैं? एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एटम दो भागों से निर्मित है। कौन कौन से दो भाग हैं जरा इसको हम देखेंगे। फर्स्ट कह रहे हैं एटम दो भागों से बना हुआ है। फर्स्टली कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, धनावेशित नाभिक या पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। पहला भाग उन्होंने कहा कि परमाणु दो भागों से बना हुआ है। पहला है धनावेशित नाभिक और दूसरा भाग कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। त्रिविम, वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्पेस या 3D वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होते हैं जबकि ऑर्बिट 2 डायमेंशनल होते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उपस्थित होते हैं। वह त्रिविम, नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र, वह 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो परमाणु दो भागों से निर्मित है। पहला धनावेशित नाभिक और दूसरा नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। और उस त्रिविम क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? जैसे बोर ने न्यूक्लियस के बाहर की क्षेत्र को ऑर्बिट कहा था, वैसे श्रोडिंगर ने न्यूक्लियस के बाहर जहां पर इलेक्ट्रॉन है उस 3 डायमेंशनल स्पेस को इन्होंने ऑर्बिटल नाम दिया। तो पॉइंट नंबर 2, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं? पॉइंट नंबर 2, फर्स्टली उन्होंने कहा कि एटम दो भागों से है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और दूसरा 3 डायमेंशनल वो त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब कह रहे हैं कि किसी भी एटम में, कोई भी एटम है, कोई परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास के परमाणु ऑर्बिटलों में उपस्थित होता है। मतलब सिंपली कह रहे हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित होता है। इन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर
electrons are present outside of nucleus in different shape, size and orientation, यानी कि द्विविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या आप सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उपस्थित होता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं? विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। इस चीज को मतलब इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को भी एक्सप्लेन कर रहा है और ये भी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित होता है, परमाणु ऑर्बिटल में। जैसे बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में, ऑर्बिट में होता है, वैसे ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ऑर्बिटल में यानी परमाणु ऑर्बिटल में उपस्थित होता है। आगे कह रहे हैं कि एक परमाणु ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहीं पे कह रहे हैं कि एक परमाणु ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट स्पिन यानी कि विपरीत स्पिन में, एक यदि अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित होते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी एक परमाणु ऑर्बिटल में, इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल maximum 2 electrons of opposite spins are present। कह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन के उपस्थित होते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पर एक ऑर्बिटल बना दे रहे हैं, ये ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, तो इसमें एक ऑर्बिटल में एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। मतलब एक कमरे में केवल 2 मेंबर रह सकते हैं, 2 सदस्य रखे जा सकते हैं, 2 ही मेंबर को रखने की जगह है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में रहेंगे। जैसे दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई हो, एक जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस करके रहते हैं। क्लियर है? तो एक ऑर्बिट में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, ऐसा कहा गया। फिर कह रहे हैं आगे, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में कहा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having same principal quantum number and same angular quantum number are called subshell। तो कह रहे हैं कि उपकोष किसे कहते हैं, ऐसे उपकोष किसे कहा जाता है? व्हाट इज सबसेल? उपकोष क्या होता है? तो कह रहे हैं कि ऐसे परमाणु ऑर्बिटल, या यूं समझिए कि समान मुख्य क्वांटम संख्या, ऐसे परमाणु ऑर्बिटलों का वह समूह जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एंगुलर क्वांटम नंबर की संख्या बराबर होती है, समान होती है, उसे सबसेल कहते हैं। अभी हम क्वांटम नंबर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटम नंबर को हमको पढ़ना है आगे। इस टॉपिक के बाद हम क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटम नंबर आया है, तो यहाँ पर देखें क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है एंगुलर क्वांटम नंबर यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या, और 2 है। पहले मैं इन दोनों की बात करूं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का डिस्कशन होना है। तो क्या कह रहे हैं कि परमाणु ऑर्बिटलों का वह समूह जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं
और दिगंशी क्वांटम संख्या को एल से डिनोट करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे परमाणु ऑर्बिटलों का समूह जिनकी एन की वैल्यू एल की वैल्यू समान होती है उसे हम सबसेल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सबसेल कहते हैं। क्लियर है? उन्हें उपकोष कहते हैं। बाकी उसमें हम आगे देखेंगे कि क्या चीजें ये कह रहा है। अब ये तो हो गया सबसेल। यहीं पर एक चीज और देख लेंगे, दैट इज सेल। सेल किसे कहते हैं? सबसेल यानी कि उपकोष। सेल का मतलब क्या है? कोष। कोष किसे कहते हैं? तो परमाणु ऑर्बिटलों का वह समूह जिनका मुख्य क्वांटम संख्या समान होती है। केवल मुख्य क्वांटम संख्या समान होगी तो उसे कोष कहेंगे, और यदि मुख्य क्वांटम संख्या के साथ साथ दिगंशी क्वांटम संख्या भी समान होगी तो ऐसे ऑर्बिटलों के समूह को उपकोष कहेंगे, और मुख्य क्वांटम संख्या समान वाले ऑर्बिटलों के समूह को हम कोष कहते हैं। तो व्हाट इज सेल? तो सेल क्या है? तो यहां पर लिखेंगे ग्रुप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n आर कॉल्ड सेल। तो सेल जिसमें कि एटॉमिक परमाणु ऑर्बिटलों का वह समूह जहां पर की जो है मुख्य क्वांटम संख्या समान हो उसे हम कोष कहते हैं, और जब मुख्य क्वांटम संख्या के साथ दिगंशी क्वांटम संख्या भी जिन ऑर्बिटल का समान हो तो उसे हम सबसेल कहते हैं। मतलब पहले पॉइंट में बताया गया कि परमाणु जो है दो भागों में बना है, एक नाभिक, दूसरा नाभिक के बाहर का क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन के नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन के बाहर परमाणु ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। अगले पॉइंट में ये और एक चीज इन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में, एक अपवर्ड होगा तो एक डाउनवर्ड होगा। ये अपवर्ड वाला हो गया, डाउनवर्ड हो गया। फिर कह रहे हैं कि जो है ऑर्बिटल बताने के बाद फिर कह रहे हैं कि भाई ऑर्बिटल से पहले नहीं, ऑर्बिटल से पहले हमको कोष और उपकोष पता होना चाहिए। तो कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है? सेल एंड सबसेल। तो सेल वो है जिसमें कि वो परमाणु ऑर्बिटल हैं जिनके की मुख्य क्वांटम संख्या समान होती है, और सबसेल वो परमाणु ऑर्बिटल हैं जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या के साथ साथ एंगुलर क्वांटम संख्या की वैल्यू भी समान होती है, उसे हम सबसेल कहते हैं। अब सेल और सबसेल कितने होते हैं? तो पॉइंट नंबर 4, सबसेल जो है 4 टाइप्स के होते हैं। सबसेल कोष जो है, सबसेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। सबसेल जो है वो 4 हैं। कौन कौन से सबसेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स? 4 टाइप्स के सबसेल हैं। तो कौन कौन से? S, P, D एंड F। तो सबसेल 4 होते हैं, यानी उपकोष की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? S उपकोष, P उपकोष, T उपकोष और F उपकोष। क्लियर? तो सबसेल आपके 4 हो गए। अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे, दैट इज सबसेल। सबसेल कितना हो तो क्या होगा, और इस टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सबसेल हो तो क्या कितने उसमें ऑर्बिटल होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सारी चीजों को कुल मिलाकर भी दिमाग में इतना रखना है कि सबसेल अधिकतम 4 होते हैं, S, P, D, F। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे।